Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, a lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar. डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की चैप्टर गट के हवाले से, जो कि फर्स्ट चैप्टर की पार्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। At the end of the session, the learner will be able to define gut, यानी गट है क्या चीज़, गट कौन सी बीमारी है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गट, गट किस चीज़ की वजह से होती है, वो कौन सी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस है विच में अकर इनसाइड द जॉइंट्स विच में लीड टुवर्ड्स द गट, इन लिस्ट साइन एंड सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर, इन लिस्ट साइन एंड सिम्टम रिस्क फैक्टर ऑफ गट, यानी गट की बीमारी को हम किस तरह जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी साइन सिम्टम्स क्या है और इसके साथ साथ इसकी रिस्क फैक्टर क्या है, वो कौन सी फैक्टर्स है विच में लीड्स टुवर्ड द डिजीज़ ऑफ गट, एंड डिस्कस डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं, डिस्क्राइब प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट, इसकी हम किस तरह प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट, और गट की पेशेंट को हम किस तरह केयर प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से एरियाज़ है वेयर वी प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गट, यानी गट है क्या चीज़ और ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह इसमें जो चेंजेस है वो आ जाती है। तो गट क्या है? एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोआर्थराइटिस काज बाई प्रिसिपिटेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट्स। तो देखिए, अगर हम सिंपल बात करें, अगर हम सिंपल गट को जो है वो आइडेंटिफाई या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो देखिए गट इज़ अ डिजीज़ इन विच यूरिक एसिड इज़ एक्यूमुलेट इनसाइड द जॉइंट और इनसाइड द साइनोवियल फ्लूइड। देखिए गट में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट है, लेट्स सपोज इट्स अ जॉइंट। अब देखिए ये है जॉइंट्स और यहाँ पे पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। अगर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ एट द एंड ऑफ द बोन, या अगर बोन के इस एंड्स में पाया जाए यूरिक एसिड, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं गट। अगर यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन आ जाए इनसाइड द साइनोवियल फ्लूइड और इनसाइड द जॉइंट्स, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं गट। तो देखिए इसमें मोनोसोडियम यूरेट्स, और मोनोसोडियम यूरेट को हम सिंपली यूरिक एसिड भी कहते हैं, ये यूरिक एसिड का एक नेम है। इसकी एक्यूमुलेशन होती है और ये यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स पाया जाता है। ये मोनोसोडियम यूरेट ये पाया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल, जिस तरह आप लोग शुगर को देखते हैं विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल की शक्ल में या क्रिस्टल की टाइप में पाया जाता है। जस्ट लाइक द सेम ये मोनोसोडियम यूरेट, या सिंपल हम इसको यूरिक एसिड भी कहते हैं, इसकी एक्यूमुलेशन होती है इनसाइड द जॉइंट्स। अब देखिए ये यूरिक एसिड कहाँ से आ जाती है, ये यूरिक एसिड बन जाती है प्यूरिन से। प्यूरिन जिस तरह आप लोग देखते हैं डीएनए में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिनिन और गोवनिन, इस तरह इसके बहुत ही और मुख्तलिफ़ किस्म की सोर्सेज है। तो ये प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म्स के दौरान बन जाती है यूरिक एसिड्स, और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट होती है थ्रू रीनल या थ्रू किडनी, और इसकी एक्सक्रीशन होती है किडनी के ज़रिए। अब देखिए इसकी मेन इसकी पैथोफिजियोलॉजी या मेन इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। तो देखिए सिंपल अगर हम बात करें तो गट क्या है? गट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इनसाइड द जॉइंट्स। अब देखिए ये यूरिक एसिड कहाँ से आता है? ये बन जाती है ये यूरिक एसिड प्यूरिन से। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में प्यूरिन और पायरिमिडीन्स के बारे में। तो प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक्स कंपाउंड है। प्यूरिन क्या है? ये प्यूरिन एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक्स ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है, और इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन्स एटम, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स है। तो इसकी दो एग्जांपल्स क्या है? वो है एडानिन और गोवानिन, और इसके साथ साथ इसके जेनथायोन्स और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी एग्जांपल्स है। तो देखिए इसकी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म्स के दौरान बन जाती है कौन सा चीज़? यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट होती है ब्लड से या बॉडी से इन द फॉर्म्स ऑफ यूरिक एसिड, किसके ज़रिए? यूरिन के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होता है ह्यूमन बॉडी से। यूरिक एसिड इज़ द नॉर्मल एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन कंपाउंड। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्यूरिन्स क्या है, प्यूरिन हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है वेयर देयर इज़ प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम्स।
और इसकी एग्जांपल क्या है, एडेनिन्स है, गुवानिन्स है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एग्जांपल है, जेंथायोन्स है, इसके साथ साथ इसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट एग्जांपल्स है। तो इसके मेटाबॉलिज़म्स के दौरान, प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज़म्स के दौरान बन जाती है यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होती है विद द हेल्प ऑफ किडनी। ये किडनी के ज़रिए ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होती है। मेजर रूट ऑफ डिस्पोजेबल इज़ रीनल एक्सक्रीशन। तो देखें यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन के लिए मेन रूट या मेन जो पाथवे इस्तेमाल होता है वो रीनल पाथवे है। ह्यूमन लेक द एंजाइम यूरिकेज टू ब्रेक डाउन यूरिक एसिड इनटू मोर सॉल्युबल फॉर्म्स। तो देखें यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल है, यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल है। अब इस यूरिक एसिड को मज़ीद वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होती है जिसको हम कहते हैं यूरिकेज। एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको रिमेंबर करें। तो देखिए यूरिकेज वो एंजाइम्स हैं जो यूरिक एसिड को बना लेता है मोर वाटर सॉल्युबल। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में दिस एंजाइम इज़ मिसिंग, यूरिक एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। That's why uric acid is not converted into the human body with more soluble forms। तो देखिए ये मज़ीद वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए मज़ीद उसको जो है वाटर एफिनिटी इसकी बरकरार रखने के लिए यूरिकेज एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और ये एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। देखिए ये है यूरिक एसिड की एकमुलेशन। तो देखिए इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट है, इसमें लेट सपोज इन्फ्लेमेशन हो गई बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। तो देखिए ये यूरिक एसिड जब किसी भी जॉइंट के अंदर एकमुलेट हो जाए तो ये एक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, या ये एक्टिवेट करता है ऑटो इम्यून रिस्पांस को। तो इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए होता है इस तरह कि जो जॉइंट्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस होती है, या एंटीबॉडीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी अटैक देयर ओन पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो इसी तरह यूरिक एसिड की एकमुलेशन किसी भी जॉइंट्स में ये इन दो पाथवे को एक्टिवेट करता है, और इन दो पाथवे की एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशंस नज़र आती है। जिस तरह आप लोगों को ये रेड एरिया या ये इन्फ्लेम जॉइंट जो नज़र आती है, ये किस चीज़ की वजह से, ये यूरिक एसिड बाइल्ड अप की वजह से। जब यूरिक एसिड किसी भी जॉइंट में बाइल्ड अप हो जाए, वहाँ पे इसकी एकमुलेशन हो जाए, तो ये या तो एक्टिवेट करती है इन्फ्लेमेटरी पाथवे को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इम्यून सेल्स, या ये एक्टिवेट करती है ऑटो इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़। और ये यूरिक एसिड किस शेप में होती है, ये शार्प नीडल लाइक यूरिक एसिड क्रिस्टल। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि शुगर टाइप की या इसी तरह क्रिस्टल फॉर्म्स की, ये इसी सूरत में इसकी एकमुलेशन होती है। और ये क्रिस्टल किस चीज़ की है, ये है यूरिक एसिड। अब देखिए एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है, मतलब एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब यह है कि दुनिया में कितने लोग इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 में से कितने लोगों को ये डिज़ीज़ काज होती है, मेल में कितना इसकी प्रेवेलेंस, इसकी रेशियो है, और फीमेल में इसकी रेशियो क्या है, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। अगर हम डिजीज़ की बर्डन को मालूम करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी वर्ड्स। मोस्ट कॉमन ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी। तो देखिए आर्थ्रोपैथी का मतलब है डिजीज़ ऑफ द जॉइंट्स, इसको हम कहते हैं पैथो मीन्स पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिजीज़, और इसको हम कहते हैं आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी का मतलब ये है जॉइंट डिजीज़। तो ये माइक्रो क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल एकमुलेट होते हैं ऑफ यूरिक एसिड इनसाइड द जॉइंट्स। इफेक्ट अबाउट 2.1 मिलियन वर्ल्ड वाइड, और ये 2.1 मिलियन जो है सारी दुनिया में लोग इससे मुतासर है। गट इज़ 5 टाइम मोर कॉमन इन मेल्स, और ये 5 टाइम मोर जो है इसकी चांसेस है मेल में। एक्यूट अटैक टेंड टू अगर आफ्टर अ लॉन्ग मील और अल्कोहल कंजम्पशन। तो देखिए इसकी 2 स्टेज है, एक है एक्यूट स्टेज लेस देन 6 मंथ, और एक है क्रॉनिक स्टेज मोर देन 6 मंथ। तो इसके 2 स्टेजेस हैं। अगर एक्यूट स्टेज की हम बात करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की वजह से या अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये काज होती है। और ये अल्कोहल की वजह से क्यों काज होती है, अल्कोहल मेटाबोलाइट कम्पीट फॉर सम एक्सक्रीशन साइट इन किडनी एज यूरिक एसिड काजिंग डिक्रीज यूरिक एसिड सिक्रीशन एंड सब्सिक्वेंट बाइल्डअप इन ब्लड। तो देखिए किडनी में जिस जगह पे यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन होती है, द सेम एरिया इज़ यूज्ड फॉर अल्कोहल एक्सक्रीशन। तो अल्कोहल की एक्सक्रीशन के लिए भी किडनी में वही पार्ट जो है वो इस्तेमाल होती है जो कि यूज़ होता है फॉर यूरिक एसिड। तो देखिए जब एक बंदा अल्कोहल को ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो किडनी का वो एरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल एंड यूरिक एसिड सिक्रीशन
वो ज़्यादातर बिजी रहता है अल्कोहल की सिक्रेशन में, और इस तरह यूरिक एसिड जो है वो एकमुलेट होती है, उसकी सिक्रीशन नहीं होती और वो ब्लड में जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। काजिज़ क्या है, यानी रीजंस क्या है, काजिज़ क्या है, कौन सी जो है इसकी रिस्क फैक्टर है, किस चीज़ की वजह से ये डिजीज़ जो है वो काज होती है। डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि अल्कोहल के लिए जो पार्ट इस्तेमाल होती है रीनल की, वो पार्ट बिल्कुल सेम इस्तेमाल होती है यूरिक एसिड की सिक्रीशन के लिए भी। तो देखिए, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करता है तो इसकी वजह से इसकी किडनी ज़्यादातर बिजी रहती है अल्कोहल की एक्सक्रीशन में, और इस तरह जो है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन या यूरिक एसिड की सिक्रीशन जो है वो कम होती जा रही है, और वो जो है ब्लड में इस तरह इसकी डिग्रेडेशन होती है और ब्लड में इसकी एकमुलेशन होती है। जेनेटिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि इसमें डिफेक्ट होती है जेनेटिकली या हेरिडिटरी, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म्स में, यानी प्यूरिन की बिल्कुल कंप्लीट इसकी मेटाबॉलिज्म्स नहीं होती है और इस तरह प्यूरिन कन्वर्ट होती है इनटू यूरिक एसिड्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी है जो कि रन करती है इनसाइड द जनरेशन। ओवर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, अगर बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाए यूरिक एसिड से, यानी एक बंदा बहुत ज़्यादा प्यूरिन कंटेनिंग फूड इस्तेमाल करे तो इसकी वजह से ज़्यादा कंसंट्रेशन में बन जाती है यूरिक एसिड, और इस तरह यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। रेडिकल डाइटिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व स्टार्वेशन, कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिकल प्री रेडिकल इस्तेमाल करते हैं अपनी वेट को कम करने के लिए या अपनी वेट को बरकरार रखने के लिए, और इस तरह वो स्टार्वेशन करते हैं, जो है वो किसी किस्म की फ़ूड इस्तेमाल नहीं करते अपनी वेट को और अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो ऐसे पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती है फ्री रेडिकल की वजह से कि उसमें जो है वो गट की डिजीज़ वो पाया जाए। सेकेंडरी गट एसोसिएटेड विद ड्रग्स, कुछ डिजीज़ ऐसे भी हैं जो कि इन्हांस करती है यूरिक एसिड्स की सिक्रीशन को, तो इसकी वजह से भी जो है वो गट की डिजीज़ काज होती है। सेकेंडरी गट एसोसिएटेड विद अदर डिजीज़, कुछ अदर डिजीज़ भी है जिसकी वजह से भी गट की डिजीज़ जो है वो काज होती है। डायबिटिस मेलाइटिस, जिसमें है डायबिटिस मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, लीवकीमिया, माइलोमा, ओबेसिटी, पॉलीसाइथीमिया, रेनल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया। अब माइलोमा क्या है? माइलोमा है कैंसर ऑफ द बोन, इस तरह ओबेसिटी है, पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज रेड ब्लड सेल एंड इंक्रीज वाइट ब्लड सेल, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। रेनल डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया, ये एक एनीमिया की टाइप है जिसमें आरबीसी की अपनी स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू अ सिकल सेल। सिकल सेल इज़ जस्ट लाइक अ मून की तरह इसकी आरबीसी की शेप्स जो है वो बन जाती है, और वो अपना काम यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को जो है वो बरकरार नहीं रख सकता, और इस तरह इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं, यानी गट की क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, दो तरह की हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सके। एक काज यूरिक एसिड की एकमुलेशन या यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की एक वजह यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो इनसाइड द किडनी वेयर देयर इज़ नो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, तो ये भी एक काज होती है यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की। दूसरी काज होती है अगर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इनसाइड द किडनी, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द प्रॉब्लम इज़ हेयर इन द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। लेकिन प्रॉब्लम्स है इनसाइड यूरिक एसिड फॉर्मेशन में, यानी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो बन जाती है। तो ये दो काजेज़ है मेन काजेज़ क्लासिफिकेशन के बेस पे। फर्स्ट काजेज़ क्या है? यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया ओवर प्रोडक्शन होती है, या हम प्यूरिन कंटेनिंग फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में एंजाइम जो है वो अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म करके यूरिक एसिड को बना लेता है। तो इस कंडीशन की वजह से यूरिक एसिड की एकमुलेशन होती है। अकाउंट फॉर 10% ऑफ हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब यह है इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड, यानी अगर ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। या एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, इसको हम एक्वायर्ड डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़ की वजह से जो है वो ये डिज़ीज़ लाहिक होती है, ये डिज़ीज़ काज होती है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के रीजंस होते हैं। एक्सेसिव सेल टर्न और रेट सच एज प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, पैचेट डिजीज़ एंड हेमोलिटिक्स एनीमिया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे डिजीज़ भी है जो कि काज करती है मुख्तलिफ़ किस्म के
यूरिक एसिड प्रोडक्शंस को, ओवर प्रोडक्शंस को, यानी ये एक्टिवेट करती है यूरिक एसिड की प्रोडक्शंस को। इसमें है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में इस तरह होते हैं कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो बन जाते हैं और इसी तरह ये एक्टिवेट करते हैं यूरिक एसिड प्रोडक्शंस को। इस तरह पेजेट डिजीज़ और हेमोलिटिक्स एनीमिया। अब देखिए पेजेट डिजीज़ में क्या होते हैं। पेजेट डिजीज़ में इस तरह होते हैं कि एबनॉर्मल बोन सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और इस तरह नॉर्मल जो बोन सेल्स है वो रिप्लेस होती है इन एबनॉर्मल सेल, वो किसी एबनॉर्मल सेल में रिप्लेस होती है और इस तरह बोन की शेप जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू एबनॉर्मल शेप। इस तरह हेमोलिटिक्स एनीमिया। हेमोलिटिक्स एनीमिया में लाइसिस होती है आरबीसी की, यानी आरबीसी की लाइसिस होती है, आरबीसी की स्प्लिटिंग होती है और इसकी वजह से जो है एनीमिया काज होती है, एचबी लेवल का कम होती जा रही है और इसको हम कहते हैं हेमोलिटिक्स एनीमिया। इस तरह दूसरा काज इसका है यूरिक एसिड अंडर सिक्रेशन। यूरिक एसिड अंडर सिक्रेशन अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ हाइपर यूरिसीमिया, यानी 90% से ज़्यादा काजेज हाइपर यूरिसीमिया के वो क्या है, यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन। अंडर एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि देखिए यूरिक एसिड नॉर्मल मकदार में बन जाती है लेकिन देयर इज़ प्रॉब्लम इन द किडनी या द पेशेंट इज टेकिंग अल्कोहल और सम अदर मेडिसिन विच में इंटरफेयर विद द सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, तो इसको हम कहते हैं यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन। अंडर एक्सक्रीशन का मतलब यह है कि किडनी में उसकी एक्सक्रीशन नहीं होती, यानी ये ब्लड से बाहर नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से भी काज होती है। और तकरीबन मोर देन 90% हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की एकमुलेशन किस चीज़ की वजह से होती है, वो किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से या किडनी अंडर एक्सक्रीशन की वजह से होती है। डैमेज ट्यूबुलर सिक्रेटरी रेट्स। देखिए अगर ट्यूबुलर सिक्रेटरी रेट में कोई प्रॉब्लम्स हुआ क्या हो जाए, यानी किडनी के रेनल ट्यूब्यूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड्स के अंडर एक्सक्रीशन होती है। इस तरह इंक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसी तरह अगर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में दोबारा जो है वो यूरिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाए फ्रॉम द यूरिन और फ्रॉम द ब्लड, तो इसकी वजह से भी इसकी रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। डाइमिनिश्ड यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन, या अगर यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशंस नहीं होती, कैन बी एक्सजर्बेटेड बाय सर्टन मेडिसिन थायोजाइड डायूरेटिड। इसके लिए कुछ जो है मेडिसिन है थायोजाइड, ये डायूरेटिक्स है, इसको मोस्टली बीपी कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है लूप डायूरेटिक्स की, आप लोगों ने इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो देखिए कैन बी एक्सजर्बेटेड बाय सर्टेन मेडिसिन। अब ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा मकदार में ले लें तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट यूरिन की जो है वो फिल्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा यूरिन फिल्टर होता है और इसके साथ साथ बीपी तो कम होती है लेकिन बीपी के साथ साथ यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। इसके साइन सिम्टम थोड़े से सीवियर होते हैं, एक्यूट इंटरमिटेंट गट से। सिम्टम्स फ्री पीरियड इंटरवल बिटवीन अटैक्स में हैव हाइपर यूरिसीमिया एंड MSU क्रिस्टल इन साइनोवियल फ्लूइड, यानी इसमें इस कंडीशन में पेशेंट की साइनोवियल फ्लूइड में हम मोनोसोडियम यूरेट की या MSU की क्रिस्टल हम देख सकते हैं। यानी अगर हम इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कर लें तो इसकी वजह से हमें ये क्रिस्टल नज़र आएंगे उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट में या उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में, लेकिन ये इसके सिम्टम्स भी कुछ टाइम्स के लिए होते हैं और कुछ टाइम के लिए ये बिल्कुल कम होते हैं, ये डाइमिनिश होते हैं या ये बिल्कुल जो है सबसाइड्स होते हैं। Chronic tophaceous gut. Chronic tophaceous gut result from established disease and refer to stage of deposition of urate, inflammatory cells and foreign body joint cells in the tissue. Deposits may be in tendons or ligament. देखिए अगर कंडीशन सीवियर हो जाए, यूरिक एसिड्स की कम्युलेशन हो जाए इनसाइड द जॉइंट्स और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या फॉरेन बॉडीज़ जिस तरह एंटीबॉडीज़ वगैरह है, अगर उसकी डिपोजिशन आ जाए तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं chronic tophaceous gut. यूजुअली डेवलप आफ्टर 10 और मोर ईयर्स ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट गट्स, और ये तकरीबन 10 साल या इससे ज़्यादा ड्यूरेशन अगर गुजर जाए, अगर इससे ज़्यादा टाइम गुजर जाए इंटरमिटेंट की या एक्यूट स्टेज की, तो इसके साथ साथ ये हाई स्टेज जो है वो बिल्कुल chronic सीवियर स्टेज है और इसको हम कहते हैं chronic tophaceous गट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स हैं, फिलेंजियल जॉइंट्स है, इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स है। इसमें आप लोग जो है ना ये देख सकते हैं ये टेंडर टाइप से, ये एक एग्जांपल है किस चीज़ की, ये गट की ये एग्जांपल है। और इसमें बोन्स जो है बोन्स या इसमें जो जॉइंट्स है वो टेंडर बन जाते हैं, पेनफुल बन जाते हैं एंड इमोबाइल्स और मूवमेंट के वो काबिल नहीं रहते।
ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर भी ये एकमुलेशन होती है, और इस तरह बोन की जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे भी ये एकमुलेशन होती है, और इसी तरह ये एबनॉर्मल बोन के स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं, और इसकी वजह से बोन जो है वो नज़र आते हैं, टेंडर टाइप के जो है वो नज़र आते हैं। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, यानी किस तरह सिम्टम्स पाए जाते हैं इन द पेशेंट ऑफ गट के पेशेंट में किस तरह के जो सिम्टम्स है वो पाए जाते हैं। सिस्टमेटिक, कुछ सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि थ्रू आउट द बॉडी उसको किस तरह के साइन सिम्टम्स जो है उसको फील होते हैं। में है वो फ्यूर, इसको हाई ग्रेड फ्यूर होता है। हाई ग्रेड फ्यूर क्यों होता है? इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होती है, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के नतीजे टेम्परेचर राइज होती है, जो है वो एरिया रेड और स्वेल होता जा रहा है। और इसके साथ साथ चिल एंड मेलेज, उसको थोड़ा सा जो है वो मेलेज टाइप फील होता है। मेलेज और चिल का मतलब ये है कि उसको बिल्कुल वीकनेस टाइप का जो है वो खुद अपनी बॉडी को उसको महसूस होती है। इसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स में उसको कौन कौन से जो है वो साइन सिम्टम्स उसमें नज़र आते हैं। एसिमेट्रिक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, एसिमेट्रिक का मतलब यह है कि जॉइंट्स अपनी असल शेप में नहीं रहती, वो एसिमेट्रिक्स बन जाते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। जॉइंट इज स्वोलन, रेड एंड पेलफुल, जिस तरह आप लोग ये देखते हैं। अब ये स्वेलन एकमुलेशन होती है यूरिक एसिड, और रेडनेस और पेनफुल होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेशन। इसी तरह क्लासिकल मैनिफेस्टेशन इज पेनफुल इन MTP जॉइंट्स ऑफ द बिग टोज या पोडेग्रा। अब ये MTG क्या है? MTP का मतलब है मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स। मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स ये टोज में ये पाई जाती है, ये आप लोगों को नज़र आती है। ये है MTP जॉइंट्स या मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स। ये बिल्कुल प्रॉक्सिमल फेलेंजियल्स के साथ साथ ये जॉइंट्स होती है, और ये आप लोगों को ये स्वेल नज़र आता है। इट्स बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड्स एकमुलेशन। Tophus formation often an external olecranon bursa and HLS tendon। टोफस फॉर्मेशंस का मतलब यह है कि यूरिक एसिड एकमुलेशन होती है। अगर एकमुलेशन हो जाए यूरिक एसिड्स की ऑन द स्किन और इंटरनल साइड्स, तो इसको हम कहते हैं टोफस फॉर्मेशन। यानी टोफस फॉर्मेशन क्या है? यूरिक एसिड की एकमुलेशन है इन द फॉर्म्स ऑफ स्मॉल आउट ग्रोथ, जिस तरह ये आप लोगों को नज़र आती है। ये स्मॉल आउट ग्रोथ है, इसको हम कहते हैं टोफस फॉर्मेशन। अगर ये बन जाए एक्सटर्नल ईयर पे या ओलेक्रिनन बर्सा, ये एक्सटर्नल ईयर है और ये ओलेक्रिनन बर्सा है, ये जो नज़र आता है। और इसके साथ साथ HELS टेंडन, HELS टेंडन्स ये टेंडन्स है जो कि पाई जाती है बैक साइड ऑफ द टो। ये HELS मसल है, तो इसकी वजह से ये जो है वो स्वेल्स बन जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह आउट ग्रोथ बन जाते हैं, और इस आउट ग्रोथ को या यहाँ पे बन जाते हैं, या अगर इस तरह बन जाए तो इसको हम कहते हैं टोफस फॉर्मेशन। डायग्नोसिस हम किस तरह इसको डायग्नोस कर सकते हैं? डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ ओनली पॉसिबल्स बाय एस्पायरेटिंग एंड इंस्पेक्टिंग साइनोवियल फ्लूइड आर artificious मटेरियल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग MCU क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल। तो देखिए, इसके डायग्नोसिस के लिए हम दो तरह के टेस्ट कर सकते हैं। या तो हम साइनोवियल फ्लूइड को एक्सक्रेट करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो लेते हैं, और फिर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस करके हम उसकी कंसंट्रेशन को देखते हैं कि आया यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन यूरिक एसिड की राइज तो नहीं हुई। या दूसरी ये है कि हम इस ट्रोफियस मटेरियल इसको लेते हैं, और इसकी हम लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसमें हम जो है वो देखते हैं मानो क्रिस्टल देखते हैं हम यूरिक एसिड के। इस तरह येलो क्रिस्टल्स, अगर येलो क्रिस्टल हमें नज़र आए तो ये डायग्नोस करती है, या ये बिल्कुल कंफर्म करती है कि यहाँ पे एकमुलेट हुई है यूरिक एसिड, और इन द पेशेंट इज़ डेट ऑफ गट, और ये पेशेंट है गट। साइनोवियल फ्लूइड फाइंडिंग्स, नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट्स दैट हैव बीन इनगोल्फ्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए, अगर हम ये एक सैंपल है मोनोसोडियम यूरेट की, तो देखिए अगर हम साइनोवियल फ्लूइड से थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो इसको एस्पायरेट करें, और इसके हम लेबॉर्ट्री जो है वो डायग्नोसिस करें, तो इसमें अगर हमें मोनोसोडियम यूरेट इस तरह की क्रिस्टल नज़र आए, तो ये कंफर्म करती है कि पेशेंट इज़ डेट ऑफ गट। इसके साथ साथ हम यूरिक एसिड से हम ब्लड की यूरिक एसिड टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर वो राइज हो जाए तो इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह CBC भी करते हैं। CBC में जो है वो माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस इन एक्यूट अटैक बाय मे हैव हायर देन 25,000 पर mm। तो देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड,
और इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल की और मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स की, इम्यून सेल्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक इम्यून प्रोसेस है और इम्यून प्रोसेस के ज़रिए न्यूट्रोफिल्स और जितने भी हेल्पफुल या प्रोटेक्टिंग सेल्स है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो राइज होती है। माइल्ड एलिवेशंस आर मे बी 2 और 3 नॉर्मल। इसके साथ साथ ये सार एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड की जो विस्कासिटी है वो भी राइज होती है बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन इन द ब्लड। तो ब्लड भी थोड़ा सा गाढ़ा बन जाती है और इसको हम कंफर्म करते हैं विद द टेस्ट ऑफ ESR या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। 24 आवर यूरिन यूरिक एसिड्स, इस तरह हम 24 आवर में पेशेंट की यूरिन की एग्जांपल्स लेते हैं, यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है इसमें थोड़े से एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए तो इससे भी हम कंफर्म करते हैं कि द पेशेंट इज़ डेट ऑफ गट। Only useful in patient being considered for यूरिकोसूरिक थेरापी। अब ये देखिए यूरिकोसूरिक थेरापी क्या है। वो मेडिसिन, यूरिकोसूरिक थेरापी का मतलब है वो मेडिसिन जिसको हम देते हैं ताकि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को हम इंक्रीज़ कर दें विद किडनी। अगर हम ऐसे मेडिसिन पेशेंट को दे दें जिसकी वजह से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है वो उसको हम बढ़ा दें विद द हेल्प ऑफ किडनी, तो इस थेरापी को हम कहते हैं यूरिकोसूरिक थेरापी। ट्रीटमेंट गोल, गट कैन बी ट्रीटेड विदाउट कॉम्प्लिकेशन। गट को हम कैन बी ट्रीटेड विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस को बचने से पहले हम गट को ट्रीट कर सकते हैं। थेराप्यूटिक्स गोल इंक्लूड टर्मिनेटिंग अटैक, जो अटैक्स होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, प्रोवाइडिंग कंट्रोल ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशंस, पेन को कम करने के लिए भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की थेराप्यूटिक गोल जो है वो अपना लेते हैं। प्रिवेंटिंग फ्यूचर अटैक्स, जो है फ्यूचर्स लाइफ में उसके अटैक्स को जो है री अटैक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन सच इज़ रीनल स्टोन, टॉफी एंड डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथी। अगर गट को हम टाइम पे जो है वो ट्रीट करें तो इसकी वजह से हम रीनल स्टोन को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये यूरिक एसिड्स की कम्युलेशन हो जाए इनसाइड द किडनी तो इसकी वजह से रीनल स्टोन बन जाते हैं। इस तरह टॉफी जो कि टोफियस बॉडी से नज़र आते हैं इनसाइड द ओलेक्रेन बर्सा एंड डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथी, और इस तरह बोन्स की डिस्ट्रक्शंस को भी हम कम कर सकते हैं, उसकी इन्फेक्शंस और इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस को भी हम कम कर सकते हैं। तो देखिए ये एक पथवे है, इस पथवे में आप लोग देखते हैं ये एक डाइट है और इस डाइट में प्रेजेंट है किस चीज़ की डाइट में प्रेजेंट है प्यूरिन की, और इस तरह कुछ न्यूक्लिक एसिड है इसमें भी जो है वो प्यूरिन प्रेजेंट होता है। अब इसके लिए ये इंजाइम्स है हाइपोजेंटीन्स या इसको हम कहते हैं जेंथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये प्यूरिन्स फॉर एग्जांपल देखिए ये एक इंजाइम्स है, दो तरह के इंजाइम्स है। अब ये इंजाइम रिस्पांसिबल है प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक कंपोनेंट है प्यूरिन्स की हाइपोजेंटीन, इसको जेंटीन में कन्वर्ट करने के लिए जेंटीन ऑक्सीडेज ये इंजाइम्स रिक्वायर्ड है, और इस तरह जेंटीन को प्लाज्मा यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है जेंटीन ऑक्सीडेज। ये दो इंजाइम्स है सेम टाइप के, तो ये दो इंजाइम्स रिक्वायर्ड है स्टेप्स पे, दो डिफरेंट स्टेप्स पे प्यूरिन्स की मेटाबॉलिज्म्स के लिए। तो ये प्लाज्मा यूरिक एसिड अगर इसकी एक डिपोजिशन हो जाए इनसाइड द गट, नॉर्मल में ये बिल्कुल प्लाज्मा से, ये फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ये किडनी के ज़रिए इसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिन में। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स पाया जाता है इनसाइड द किडनी और इसकी वजह से प्लाज्मा यूरिक एसिड जो है वो एकमुलेट हो जाए इनसाइड द जॉइंट्स, तो ये डिजीज़ काज कर सकती है। किस चीज़ को ये डिजीज़ काज करती है? गट को। और अगर ये नॉर्मल मकदार में ये फिल्टर हो जाए यूरिन में, तो इसकी वजह से ये यूरिक एसिड की एकमुलेशन जो है वो कम होती जा रही है इनसाइड द ब्लड, और इसकी वजह से जो है वो साइन सिम्टम्स जो है वो कम होती जा रही है और गट की डिजीज़ काज नहीं होती। मेन गट के लिए जो मेन ट्रीटमेंट गोल है वो है एनसीड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। जितने भी आइब्रोफिन्स हैं ये बिल्कुल बहुत मोर इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गट। जितने भी इसके पेशेंट हैं इसको जो है मोस्टली आइब्रोफिन या एंडोसिन्स या कीटोरोलेक पेन के लिए ये उसको देते हैं। ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी ड्रग्स है जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं पाई जाती है उसको हम जो है वो मोस्टली डायग्नोस करते हैं, मोस्टली जो है वो पेशेंट को देते हैं विद द डिजीज़ ऑफ गट। मोस्टली कॉमन यूज़ नो एनसीड फाउंड टू वर्क बेटर देन अदर्स। तो देखिए जितने भी एनसीड्स है इसके अलावा कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो एनसीड से बेहतर काम करे। रेजमिस यानी इसके लिए हम किस तरह रेमेडीज़ जो है वो तैयार कर सकती है। एंडोसिन या एंडोमेथासिन है, ये भी एक पेन किलर्स है, इसको हम देते हैं 50 mg पर ओरल BID या TID
फॉर 2 to 3 days एंड देन टेपर्स। तो एंडोमेथासिन है या इसको हम कहते हैं एंडोसिन, ये भी एक जो है वो पेन किलर है। इसको हम देते हैं BID या TID 5 mg टेबलेट्स पर ओरल 3 या 4 दिन के लिए, और इसके बाद इसको टेपर ऑफ करते हैं, इसको काम कर सकते हैं। इस तरह आइब्रोफिन्स 400 mg PO क्यू फॉर 6 आवर या आफ्टर एवरी 4 आवर या आफ्टर एवरी 6 आवर, मैक्सिमम जो है वो 3.2 ग्राम पर डे है, यानी हम 3.2 ग्राम से जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस तरह केटोरिलेक या जिस तरह ये केटोरिलेक है पेन किलर, ये भी हम पेशेंट को देते हैं 60 mg IMs या 30 mg IV 1 डोज इन पेशेंट ग्रेटर लेस देन 65 mg, यानी 65 mg 65 से जो है वो ग्राम से हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह कंटिन्यूस मेडिसिन अनटिल पेन इन्फ्लेमेशन हैव रिजल्ट फॉर 48 आवर्स, हम इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं जब तक पेशेंट में साइन सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तब तक हम पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं। इस तरह कोलचिसाइन या कोलचिसाइन, इसके दो नेम्स, इसको हम दो तरह से एब्रीविएट कर सकते हैं। कोलचिसाइंस ये भी एंटी गट ड्रग्स है। कोलचिसाइंस ये क्या है, इसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी गट, ये बिल्कुल स्पेसिफिक ड्रग्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं गट के लिए। इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्रीगेशन विद डिसरप्ट कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस, ये देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन या इसकी एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीमोटैक्सिक और इस तरह फेगोसाइटिक्स एक्टिविटी को एक्टिवेट करती है, और इस तरह ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यूरिक एसिड की एकमुलेशन है, उसको जो है वो डिक्रीज़ कर सकती है। इनहिबिट क्रिस्टल इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, और जितने भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि यूरिक एसिड की एकमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको जो है वो कम करती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओरली इन हॉर्ली डोजेज ऑफ 0.5 to 0.6 mg until pain and inflammation had result or until GI side effect prevent further use। तो देखिए इसको हम कोलचिसिन को हम देते हैं पेशेंट्स को 0.5 से लेकर 0.6 mg तक। इस टाइम जब तक पेशेंट में साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइम में हम पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं। या अगर कोई साइन सिम्टम्स GI ट्रैक्ट की एबनॉर्मेलिटी, फॉर एग्जांपल लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, तो इस कंडीशन में हम इसको टेपर आउट करते हैं और हम इसको कम करते जा रहे हैं। 2 mg IV then 0.5 mg Q6 आवर until cumulative dose of 4 mg over 25 आवर्स। इसका मतलब यह है कि 25 आवर्स में आप लोगों ने 4 mg जो है वो कोलचिसिन्स की ड्रग्स उसको जो है वो इंजेक्ट करनी है। इस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट एनसीड्स और फेल्ड एनसीड कोलचिन थेरेपी, वो पेशेंट जो कि एनसीड्स या कोलचिसिन की थेरेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, तो ऐसे पेशेंट को हम देते हैं स्टेरॉइड। डेली डोज ऑफ प्रेडनिसोन या प्रेडनिसिलोन, इसके हम देते हैं डोज। इसकी डोज कितना है 40 से लेके 60 mg तक अ डे फॉर 3 to 5 days, देन टेपर 1 to 2 weeks, यानी 3 से लेके 5 डेज़ तक हम 40 to 60 mg हम उसको देते हैं एक दिन में, और इसके बाद 1 या 2 हफ्ते के लिए उसको थोड़ा सा कम कर सकती है। इंप्रूवमेंट्स इन 12 to 24 आवर्स, और जब हम पेशेंट को स्टेरॉइड दे दें तो 12 से लेकर 24 आवर तक इसमें हम जो है वो इसके साइन सिम्टम्स एलिविएशंस हम देख सकते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो गए। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन विद स्टेरॉइड्स, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है तो इस केसेस में हम इंट्रा आर्टिकुलर मतलब ये कि जॉइंट्स में हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉइड की इनसाइड द साइनोवियल फ्लूइड। बेनिफिशियल इन पेशेंट विद 1 or 2 लार्ज जॉइंट अफेक्टेड, अगर एक जॉइंट जो है वो इफेक्टेड हो गया या 2 जॉइंट इफेक्टेड हो गए, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब ये है कि इनसाइड द जॉइंट हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं। गुड ऑप्शन फॉर एल्डरली पेशेंट विद रेनल और पीओडी का मतलब ये है, पीओडी का मतलब है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अगर पेशेंट में कोई अल्सर या इस तरह इसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो इस कंडीशन में हम स्टेरॉइड को जो है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड हम इसको एडवाइस कर सकते हैं। यानी ये बेस्ट ऑप्शंस है उन पेशेंट में जिसमें कोई गैस्ट्रिक अल्सर्स है या इसमें कोई रेनल प्रॉब्लम्स है, तो इन पेशेंट में से बेस्ट ऑप्शंस ये है कि हम इसको स्टेरॉइड डायरेक्टली इंजेक्ट करें इनसाइड द जॉइंट्स। Triamcinolone 10 to 40 mg और डेक्सामेथासोन 2 to 10 mg एलॉन और इन कम्बिनेशन विद लिडोकेन्स। तो इसमें हम लिडोकेन इसलिए देते हैं ताकि पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए।
तो इसमें हम ट्राइमसिनोलोन भी देते हैं, ये भी एक जो है वो स्टेरॉयड है और इसकी डोज है 10 से लेके 40 mg तक। और इसके साथ साथ डेक्सामेथासोन, ये डेक्सा जितने भी इंजेक्शन है ये भी हम जो है वो डायरेक्टली 2 से लेके 10 mg एलोन हम इसको देते हैं, या इसके साथ हम लिडोकेन, ये ज़ाइलोकेन जो इंजेक्शन है हम इसको थोड़ा सा कंबाइन करते हैं ताकि पेन जो है थोड़ा सा कम हो जाए। क्रोनिक गट ड्रग्स, यानी वो अगर क्रोनिक्स कोई जो है वो पेशेंट है, क्रोनिक पेशेंट है, लंग ड्यूरेशंस के लिए 10 से 15 ईयर्स तक इस पे गुजर गए हैं, तो इसको हम कौन कौन से जो है वो मेडिसिन देते हैं प्रिवेंशंस के लिए ताकि इसके साइन सिम्टम जो है वो प्रिवेंट हो जाए। एलोप्यूरानाल, इसका मोड ऑफ एक्शंस क्या है एलोप्यूरानाल का? ये एग्जिबिट करता है जिंतीन ऑक्सीडेज। तो देखिए जिंतीन ऑक्सीडेज क्या है? डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ जिंतीन टू यूरिक एसिड्स। तो देखिए एक मेडिसिन है, एक ड्रग्स है जिसका नाम है एलोप्यूरानॉल। ये है एलोप्यूरानॉल। इसका मोड ऑफ एक्शंस ये है कि ये एक एंजाइम्स है जिसको हम कहते हैं जिंतीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इस जिंतीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का मतलब ये है कि ये एक दूसरी एंजाइम जिसको हम कहते हैं जिंतीन ऑक्सीडेज, ये इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करती है और इस तरह यूरिक एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए अगर एंजाइम नहीं है तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं होती और इस तरह यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। फिबिक्सोस्टेट इनहिबिट जिंतीन ऑक्सीडेज, ये भी बिल्कुल इसी तरह जो है एलोप्यूरानॉल की तरह, लेकिन ये जिंतीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को स्टॉप करती है और ये डायरेक्टली जो है वो जिंतीन ऑक्सीडेज को जो है वो इनहिबिट करता है। प्रोबिनिसिड या यूरिकोसिरिक ड्रग्स, ये एक यूरिकोसोरिक ड्रग्स है। यूरिकोसोरिक का मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया वो ड्रग्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को फिल्टर करता है इनसाइड द किडनी। इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिक एसिड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस तरह ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करती है और इस तरह यूरिक एसिड जो है वो कंप्लीट जो है वो एक्सक्रीट होती है इन द यूरिन। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या है? इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, जो इफेक्टेड जॉइंट्स है इसको थोड़ा सा इमोबिलाइज करते हैं ताकि उसमें जो है वो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन एराइज ना हो जाए। आइस पैक हम इसको जो है ना पेशेंट को टेम्परेचर्स को कम करने के लिए, इसकी इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। एब्सेंटिनेंस ऑफ अल्कोहल, अगर कोई पेशेंट एडिक्ट है अल्कोहल की तो इसको हम बताते हैं कि आप अल्कोहल की जो है ना वो कम से कम यूज़ करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन, लो कार्बोहाइड्रेट, डिक्रीज इन डाइटरी प्यूरिन, मीट एंड सी फूड्स, मोस्टली वो फूड जिसमें प्यूरिन प्रेजेंट होता है इसको उसको हमने कम से कम लेना है, और इस तरह जितने भी सी फूड्स हैं फिशेस वगैरह है इसको हमने कम से कम लेना है। डाइटरी एंड वेजिटेबल डू नॉट सीम टू अफेक्ट यूरिक एसिड, जितने भी ये मिल्क्स वगैरह है और इसके साथ साथ जितने भी ये वेजिटेबल्स है इसमें से कोई भी जो है यूरिक एसिड को या यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं कर सकती, यानी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन पे इसका कोई रोल नहीं। न्यूरोथेरापीज का मतलब ये है कि कुछ न्यू अपग्रेडेशन, कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट्स भी आई है गट की ट्रीटमेंट्स में, तो इसके लिए भी कुछ जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। यूरिकेज, इंजाइम दैट ऑक्सीडाइज यूरिक एसिड टू अ मोर सॉल्युबल फॉर्म्स। तो देखिए एक इंजाइम यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूरिकेज, ये नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम एज अ मेडिसिन इसको इस्तेमाल करते हैं और ये यूरिक एसिड को मोर सॉल्युबल बना लेते हैं, तो इस तरह ये यूरिन के साथ ईजिली जो है वो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होता है। नेचुरल यूरिकेज फ्रॉम एर्जिलस फ्लेवस एंड कैंडिडा यूटेलस अंडर इन्वेस्टिगेशन, और नेचुरल जितने भी यूरिकेज है ये एस्पेर्जिलस जो कि फंगस के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इससे जो है इसको एक्सक्रीट करता है और इससे जो उसको इसकी फॉर्मेशन होती है। फिबिक्सोस्टेट न्यू क्लास ऑफ जिंतीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशंस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है इसकी ये जो है वो उसको इनहिबिट करता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करती है। मोर सेलेक्टिव देन एलोप्यूरानॉल, ये एलोप्यूरानॉल और फिबिक्सोस्टेट दोनों बिल्कुल एक तरह से काम करते हैं, लेकिन मोर जो है वो सेफ और मोर सेलेक्टिव जो है वो है फिबिक्सोस्टेट। लिटिल डिपेंडेंसी ऑन रीनल एक्सक्रीशन, और इसकी रीनल सिक्रीशन पे कोई इसका असर नहीं है। इस तरह लोसर्टेन और फिबिनोफाइब्रेट ये भी मेडिसिन है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे रिसर्च जो है वो कंटिन्यू है और ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज़ होंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ गट कॉम्प्लिकेशन। रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर्स, ARF का मतलब ये एक्यूट रीनल फेल्योर्स, अगर ये यूरिक एसिड से कमुलेट हो जाए इनसाइड द
किडनी, तो इसकी वजह से रीनल फेलियर और रीनल स्टोन होती है। इस तरह हाइपर यूरेसीमिया, क्रोनिक यूरेट निफ्रोपैथी भी होती है, यानी निफ्रान अपना काम करना छोड़ देती है, निफ्रान की जो है वो डेथ वाक़या हो जाती है। इस तरह निफ्रोलिथिएसिस, अगर निफ्रान में स्टोन बन जाए। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, रिकरेंट गट्स, जॉइंट में भी डिफॉर्मिटीज़ यानी जॉइंट की जो शेप्स है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, जॉइंट जो है वो इमोबाइल्स होता है, उसमें मूवमेंट की एबिलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी इस पेशेंट को हम की कौन कौन से एरियाज़ में जो है वो नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्यूट पेन, एक तो हम नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं इसके पेशेंट को कम करने के लिए, एक्यूट पेन को या क्रानिक पेन को। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ये भी इसका एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में जो है वो मोबिलिटी या इसमें मूवमेंट नहीं पाई जाती। एक्टिविटी इनटॉलरेंस, ये किसी तरह की भी एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज द जॉइंट आर इमोबाइल्स। बाथिंग, हाइजीन, सेल्फ केयर डेफिसिट का मतलब ये कि ये बाथिंग और जितने भी उसके सेल्फ हाइजीन है, हाइजीन केयर है, ये वो अपना खुद नहीं कर सकते। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोमोट मेजर टू प्रिवेंट एक्सजर्बेशन, हम पेशेंट को वो तरीके बताएंगे, पेशेंट को हम इस तरह गाइड करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो तरीके, वो मेजर्स अप्लाई करें ताकि उसके साइन सिम्टम जो है वो कम हो जाए और वो एक्सजर्बेट ना हो जाए। अर्ज द क्लाइंट टू ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स डेली एंड टू रिपोर्ट एनी डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। हम पेशेंट को जो है वो गाइड करते हैं, हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड ब्लड से जो है वो फिल्टर हो जाए विद द हेल्प ऑफ किडनी। टीच द पेशेंट अबाउट डाइटरी मॉडिफिकेशन टू लिमिट फूड हाई इन प्यूरिन, हम पेशेंट को टीच करते हैं कि आपने ऐसा फूड नहीं लेना जो कि प्रेजेंट होता है इसमें हाई लेवल ऑफ प्यूरिन्स को। और इसकी एग्जांपल है मीट, इंचोवीस है, सर्डनेस है, शेलफिश है, चॉकलेट्स है, मीट्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो फूड्स है जिसमें हाई मकदार में प्यूरिन प्रेजेंट है और प्यूरिन से बन जाता है यूरिक एसिड। प्रोवाइड मेजर टू प्रमोट कंफर्ट एंड रिड्यूस पेन, तो देखिए एक केयर या एक नर्सिंग इंटरवेंशन हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दें और इसके पेन को हम कम से कम जो है वो बना ले। इस तरह थर्ड जो इंटरवेंशन है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन विच में इंक्लूड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर एंड यूरिकोसोरिक एजेंट्स। इस तरह जितनी भी मेडिसिन इस पेशेंट को एडवाइस की गई हो हम वो भी पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, हम वो भी पेशेंट को देते हैं ताकि जितने भी उसकी साइन सिम्टम्स है उसको हम एलिविएट करें। तो देखिए तरीके से हम पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन देते हैं। ये एक नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कि हम पेशेंट को इस तरह जो है वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर मेजर्स बता दें ताकि डिज़ीज़ की एक्सजर्बेशन या डिज़ीज़ की जो है वो इंक्रीज़ इसको हम स्टॉप करें, यानी गट की डिज़ीज़ को हम स्टॉप करें टाइम पे। दूसरा हम प्रोवाइड करते पेशेंट को वो मेजर्स, वो तरीके जिसकी वजह से पेशेंट की कम्फर्ट और पेशेंट की रिड्यूस जो है उसकी पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए। थर्ड, उस पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर की गई हो तो वो हम पेशेंट को टाइम पे देते हैं ताकि उसकी पेशेंट की डिजीज़ जो है वो एलिविएट हो जाए और पेशेंट की साइन सिम्टम जो है वो सबसाइड हो जाए।